नमस्कार मित्रों। संकल्प द रिजोल्यूशन क्लासेज में मैं राहुल पेदर से आप सबको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित प्रश्नों का विवरणात्मक अध्ययन करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप यहाँ का वीडियो देखें, उसके बाद पूर्वावलोकन जो है भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन जो घटना चक्र के आता है और मार्केट में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट है इतिहास का इस टॉपिक से संबंधित उसको आप लोग जरूर सोल्व करें और देखें कैसे अपना ये प्रयास रहता ही है कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के माध्यम से इतना व्यापक पहलू का डिस्कस करूं कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। चलते हैं हम लोग प्रश्न से की ओर। आज जैसा कि हम सबको पता ही है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या रहा था। तो भारत में उपनिवेशिक शासन काल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक शासन औपनिवेशिक शासन में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज के संगठक थी। होम चार्जेज की मतलब पहले क्या होता है इस बात को हम लोग कम शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं कि भारत सचिव के द्वारा भा, भारत सरकार के द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च को होम चार्जेज कहते हैं। तो भारत सरकार के खर्चों का निर्धारण कौन करता था। तो वो इंग्लैंड के में रहने वाले भारत सचिव। तो वो कौन कौन से ऐसे माध्यम था जो होम चार्जेज में आता था। तो देखते हैं कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। हम सबको पता ही है कि 1858 के एक्ट के द्वारा भारत सचिव का पद का सृजन किया जाता है जो एक मंत्रालय के तौर पे था और वो कहाँ कार्यरत था, इंग्लैंड के संसद में। वहां से ही निर्णय होता था। ठीक है ना। तो इस लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, बिल्कुल सही। दूसरा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन और भत्ता पेंशन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली निधि, ये भी सही। तीसरा, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। तो भारत से बाहर के युद्ध में लड़ने जाने वाला का तो नहीं होता था, लेकिन भारत में सैन्य खर्च से संबंधित जितने भी निधि होते थे वो होम चार्जेज में आता था। ठीक है ना। तो ये 3 नंबर गलत है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संगठक था, घटक था, ये सही है। तो केवल एक और दो यानी ऑप्शन बी। ठीक है ना। इसके अलावा भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि होम चार्जेज में और क्या क्या आता है। ठीक है, हम सब पढ़े ही थे कि रेलवे के जब विकास होता भारत में 1853 ईस्वी में, तो रेलवे के विकास में 5% जो है पूंजी निवेश पे क्या दिया गया था, ब्याज दिया गया था। तो उस ब्याज का भी यहां से होता था। तो भारतीय सार्वजनिक ऋण होम चार्जेज में आता है। ये दोनों के साथ भारतीय सार्वजनिक ऋण भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज। रेलवे पर लगाई गई पूंजी पर ब्याज, ये भी होम चार्जेज के अंतर्गत आता था। इसके अतिरिक्त जो है कंपनी के शेयर होल्डर को दिए जाने वाला इंसेंटिव भी आता था। कंपनी के शेयर होल्डर को दिए जाने वाले इंसेंटिव। इंसेंटिव माने
प्रोत्साहन राशि होम चार्जेस के अंतर्गत आता था। भारत में लड़े गए युद्ध के खर्च भारत से बाहर तो नहीं दिया जाता था, लेकिन भारत में जो जो युद्ध होता था उसका भरण पोषण जो है किसके माध्यम से होता था? होम चार्जेस के माध्यम से होता था। वो भारत सचिव तय करते थे। तो भारत के अंदर फिर सैन्य खरीदारी, ये सब होम चार्जेस के अंतर्गत आता था। यानी होम चार्जेस में क्या है? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए, भारत में कार्यरत जो अंग्रेज कर्मचारी थे उनके वेतन पेंशन भत्ता देने के लिए, है ना, भारत के अंदर, भारत के अंदर लड़े जाने वाले अंग्रेज के लिए निधि, है ना। ये चूंकि बाहर कर दिया इसलिए ये गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियल माने होता है शाही। क्या होता है? शाही। तो शाही को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। यानी क्या है प्रेफरेंस? यानी क्या है? ब्रिटिश संपत्ति को या ब्रिटिश को, ब्रिटिश 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 आयात को दिए जाने वाली छूट, तब ना शाही खुश होगा। तो ब्रिटिश आयातकों को दिया जाने वाला छूट में या रियायत। तो ब्रिटिश जो आयातक थे, आयात निर्यात तो आप लोग जानते ही होंगे, इकोनॉमिक्स के क्लास में ये सब देखेंगे, ज्यादा यहाँ इतिहास पे ही चर्चा रहेगा। तो ब्रिटिश आयातकों को दिए जाने वाला छूट, तो इसमें कौन है? भारत में ब्रिटिश आयातकों को दी जाने वाली विशेष रियायत के लिए, बिल्कुल सही। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किया जाने रहे प्रजातीय भेदभाव नहीं, ब्रिटिश हित के लिए किए जाने वाले भारतीय हित के दमन नहीं, भारतीय इतिहास, ये सब गलत है। भारतीय रियायतों के खजानों को नहीं। इंपीरियल प्रेफरेंस यही था, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया अंग्रेजी भारत में कंपनी का शासन जो था औपनिवेशिक सत्ता था। औपनिवेशिक सत्ता का मतलब इतना होता है आर्थिक शोषण पर आधारित शासन व्यवस्था। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आर्थिक शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवाद यानी क्षेत्र विस्तार या राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप की मनाही है। क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि बिना प्रशासनिक मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था या बाजार करना या वहां व्यापार करना आसान नहीं है, लगभग असंभव है। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। अभी हम सब चर्चा कर ही रहे हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति है, उसका आधार क्या है? आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में यह स्वाभाविक है कि जब वो अपने देश के आधार पे आपका शोषण कर रहा है, आपके देश के संसाधनों का, तो ये तय है कि आर्थिक विकास भारत में नहीं होगा। तो ऐसे कौन से इसमें नीतियां हैं जिसके कारण भारत में उद्योग नहीं होता? तो वो औपनिवेशिक नीति का पहलू की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि भारी उद्योगों का अभाव, ये भी भारत में था। विदेशी पूंजी की कमी, ये तो चलो उस समय के लिए बहुत ज्यादा था ही नहीं, मतलब प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऐसा तो था नहीं भारत में। प्राकृतिक संसाधन की कमी उस स्तर पे तो नहीं रहा है। आ, लगभग प्रचुर मात्रा में भारत के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश की तरहीज दी गई। तो आंसर सी, ये भी गलत। ठीक है ना। ये इसलिए सही होता है कि औपनिवेशिक नीति के पूर्ति के लिए भारत में एक राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था लाया जाता है, जिसे कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। भारत में वारेन हेस्टिंग्स के समय लाए गए इजारेदारी व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1790 ईस्वी में बनता है,
तो इसे 10 वर्षों के लिए करने का, ठेकेदारी व्यवस्था को करने का, जिसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, लाने की सिफारिश की। लेकिन उसके 3 वर्ष बाद ही 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त आ जाता। आगे हम लोग क्वेश्चन में इसका सोल्व करेंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त जब आ जाता है तो इसमें क्या है कि इसमें जमींदारी प्रथा जो है लाभान्वित हो रहा था जमींदारों के लिए। तो वो आर्थिक शोषण पे आधारित थे और लोगों का जो संपत्ति था वो निवेश उद्योग में ना करके जमींदारी में निवेश करने लगा था। इसीलिए कहा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त ने दूरगामी जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। इस पर मेंस, यूपीएससी के मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी जीएस में भी पूछा है, लेकिन मेंस के ऑप्शनल पेपर में यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो वहां से ये बात आप जोड़ करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस्तमरारी बंदोबस्त। अब आय का भारत में महत्वपूर्ण साधन क्या था? भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था में यानी भूमि राजस्व कलेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा निधि लाया गया। इस पर एक कहानी पहले सोचते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत को जब देखते हैं 17वीं शताब्दी के आसपास, तो बहुत समृद्ध स्थिति में रहता है ना। भारत में जो विदेशी कंपनियां आती है उसका जो प्रवाह है वो भारत की ओर है। यहाँ से जो वस्त्र ले जाते हैं, ले जाने वाले व्यापार में कौन कौन सा वस्त्र है? सूती वस्त्र, ये सब पूछने वाला है। रेशमी वस्त्र, सोरा, है ना, अफीम। जब ये सब का व्यापार होता था तो ये व्यापार किस माध्यम से होता था? बुलियन के माध्यम से होता था। अब बुलियन का अंतर प्रवाह भारत की ओर था, यानी व्यापार संतुलन जो है भारत के पक्ष में था प्रारंभ में। वो कैसे? बुलियन मतलब होता है सोने चांदी का ठिकरा, यानी सोना चांदी का मुहरा, ऐसे समझते हैं। भारतीय रुपया में होता नहीं था, वहां के मुद्रा में होता नहीं था, तो ये व्यापार किस मुद्रा में होता था? सोने चांदी में। लेकिन सोना चांदी का जो व्यापार होता था, यहाँ से जाता था, वहां से सोना आता था इंग्लैंड से। तो ये जो है व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है? भारत के पक्ष में है। ठीक है। लेकिन औरंगजेब के काल के बाद परिस्थितियां बदलती है, उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कमजोर होती है, और जो उसके बाद के शासक द्वारा अंग्रेजों को विभिन्न प्रकार के रियायत दी जाती है। इन सब के मिले जुले प्रभाव के कारण क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय जो अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाती है। यानी जो स्थानीय व्यवसायी होते हैं वो उन पर उनको कमजोर स्थिति में आ जाते हैं, उनके लिए अहितकर होता है। ये सब के बाद यहाँ खराब होता है स्थिति। 1757 में प्लासी के युद्ध मानो भंडार के द्वार खोल दिए। अब यहाँ के व्यापार से ही वो चीन के साथ व्यापार करने लगे। अफीम का व्यापार अलग, मतलब यहाँ से लूटते थे और इसी संपत्ति से अन्य क्षेत्रों में व्यापार करते थे। अब जो है भारत का जो व्यापार संतुलन है वो इंग्लैंड के पक्ष में चला जाता है। ठीक है ना। उसी औपनिवेशिक नीति के तहत एक चीज देखते हैं, इस्तमारारी बंदोबस्त। तो भारत में भू राजस्व का ही है। अब देखिए बंगाल से ही शुरू होता है इस्तमारारी, 1793 में होता है। कौन करता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम लोग इतना तक तो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में भी थोड़ा विवरणात्मक अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, और यूपीपीसीएस हो, या कोई भी छोटे से छोटे एग्जाम, रेलवे, एसएससी के पेपर में इससे क्वेश्चन दाएं बाएं इधर उधर करके पूछने का प्रभाव रहा है। ऐसा ट्रेंड दिखने को मिला है। ठीक है। ओह सॉरी। तो इस्तेमारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। अभी हम लोगों ने चर्चा किया ही क्या चर्चा किया था कि वारेन हेस्टिंग्स के समय जो इजारेदारी प्रथा लाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के समय, ये पहले के वीडियो में कहीं ना कहीं चर्चा है, मुझे भी ध्यान में है। इजारेदारी व्यवस्था, ये इजारेदारी व्यवस्था जो था 5 वर्ष के लिए ठेका व्यवस्था था।
5 वर्ष के लिए ठेका था। इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था, कई उद्देश्य बताए जाएंगे, इतिहास इतिहास विचारों का सम्मेलन है, तो एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका उद्देश्य था नियमित रूप से निश्चित आय के साधन बनाना। क्या है? नियमित रूप से निश्चित आय के साधन बनाना। अब इसी का जो है प्रकाष्ठा का रूप है, क्या है? उसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। उद्देश्य क्या है? निश्चित आय के स्रोत बनाना। ठीक है। ये जो किस किस क्षेत्र में लागू था? ऐसा माना जाता है कि ये ब्रिटिश भारतीय राज्य का 19% कवर करता है। कितना? 19%। लागू किन किन क्षेत्रों में रहता है? क्षेत्र कौन सा है? तो सीधी सी बात है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पहले, अच्छा कोई नहीं, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा यूपी के क्षेत्र हैं बनारस और गाजीपुर, बनारस प्लस गाजीपुर, और बंगलोर के उत्तरी क्षेत्र, और कौन सा है? कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र। इन सब क्षेत्रों में लागू। इसका प्रणेता कौन है? इसमें मतलब वायसराय कौन रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय रहा है। ये लगान की भूराजस्व राशि क्या था? पहले इसमें जो योजना कौन बनाया था? अस्थाई बंदोबस्त की योजना कौन बनाया था? तो योजना जॉन सोर। ये सब फैक्ट है जो हम लोग लिखते जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। लागू क्षेत्र कहाँ है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर, कर्नाटक, उत्तरी क्षेत्र। इस समय के वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। योजना कौन बनाता है? तो जॉन सोर। इसमें, ठीक है ना, इसमें कर कितना था? भूराजस्व कर कितना था? 10/11 कंपनी का, 1/11 जमींदार का। लगभग 89% यहाँ देख लेते हैं, और यहाँ 11%। ठीक है। इस तरह के दोनों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, 89% और 11%। जमींदारी नहीं, हाँ जमींदारों के लिए। ठीक है। 1/11, 10/9। ये अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जो क्वेश्चन में है, इस्तमरारी बंदोबस्त। अब ये लिख लिए होंगे, चलिए कोई नहीं, आगे देख लेते हैं।
इसके अन्य नाम भी है, अन्य नाम यहां देख लेते हैं। अन्य नाम पूछे, इस्तमरारी तो यही, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, या फिर मालगुजारी व्यवस्था भी कभी कभी कहते हैं, लेकिन यहीं तक जानिए। इस्तमारी बंदोबस्त, जमींदारी, अस्थायी बंदोबस्त। आप सब इसको लिख लिए होंगे। ठीक है, चले आगे। इस पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में चर्चा हो जाएगा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? अब कहते हैं कि रैयत के तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यह बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का अधिपति बनाना, यह भी सही हो सकता है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्य कुशल बनाना, ये सब कारण है सही, लेकिन ये सब कारण जो है वो क्वेश्चन की तरफ नहीं जाता है। इसमें से कारण यह है कि स्थिति तो मजबूत हो जाता है, ये बात भी सही है। अपने आप में हर क्वेश्चन सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या, समानता इसके कारक के रूप में जोड़कर जा रहे थे, किसमें कि विवादों की प्रकृति बढ़ी है उसके कारण के रूप में। तो ये इसमें कोई भी सही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ये सही, डी सही है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या करते हैं। डी सही है कि कॉर्नवालिस का जब भू राजस्व व्यवस्था 1793 ईस्वी में आता है ना, इसमें जमींदारों को विशेष वरीयता दिया जाता है, यानी रैयतों और जमींदारों के बीच, रैयतों और कंपनी के बीच एक बिचौलिया वर्ग का आगमन होता है, उसे जमींदार वर्ग, नवीन वर्ग का नाम से जाना जाता है। तो जमींदारी वर्ग होता है, ठीक है ना। विवाद इसलिए भी होता है कि जमींदारी प्रथा का जो राजस्व था वो बहुत जटिल प्रक्रिया में था, नगद में देने की प्रक्रिया थी, इसलिए विवाद होने की संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब कॉर्नवालिस सत्ता में आता है तो दरोगा पद का सृजन होता है। कारण क्या है कि जब वसूली के समय लड़ाई या झड़प होता है तो दरोगा जो है वो जाके समझौता करेगा और कानूनी सहायता या सख्ती के सहायता प्रदान करेगा, किसको, जमींदारों को। ठीक है ना। दूसरा कारण था कि कई प्रकार के जमीन थे, जैसे रैयत, एक तो रैयत जमीन होता है, दूसरा चारागाह जमीन, प्रति जमीन, या फिर ऐसा जमीन जिसमें लगान नहीं दिया जा रहा था। तो उन सब जमीनों पर जो लगान वसूली की जो प्रक्रिया थी ये भी विवाद उत्पन्न करता था। तो ये सब कारण था जमींदारी को करने का। तो हमको इसको देखते हैं कैसे कि जमीन, पहला कारण तो देखते हैं कि जमींदार और ग्रीन से पहला कारण देखते हैं कि जमींदार और कृषक के बीच विवाद, विवाद के कारण विधि संबंधी वाद, विधिक वाद की संख्या में वृद्धि। ठीक है, एक कारण तो ये है कि जमींदार एक नवीन वर्ग का उदय होता है, परजीवी का जन्म होता है, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद होता है, क्योंकि नवीन मध्यस्थ वर्ग काफी शक्तिशाली होकर के आता है। ठीक है, दूसरा इसका कारण जो था कि कई भूमि के जो प्रकार थे वो बहुत परिभाषित नहीं था, जैसे प्रति जमीन, चारागाह की जमीन और
कई अनुदान सहित जमीन जो होता था उसका स्पष्ट वर्गीकरण या विभाजन इसमें नहीं रखा गया था। तो ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चिर अस्थाई बंदोबस्त, यही अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करे। अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसके क्या कारण थे देखते हैं। यह है कि पट्टा जारी करने की बात कहा गया था, पट्टा जारी नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? तो जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था? नहीं था विश्वास, क्योंकि जमींदार और किसान के झड़प जो है कि अनगिनत कहानियां मिली है, रहेगा भी। क्योंकि कहा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त ने दूरगामी जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। यानी जो स्थानीय जमींदार थे जिनका विश्वास हो भी सकता था, लेकिन वो जमींदार कहाँ चले गए? पूंजी निवेश कहाँ करने लगे? जो पूंजी निवेश व्यवसाय में या वाणिज्य में या उद्योग में किया जाना था, वो बाहर के लोग जिनको जमीन से संबंधित कोई भी जमीन संबंधित उनके कार्यों में रुचि नहीं रहा है, सिर्फ लाभ के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में आगमन हो गया है, वैसे लोग भी अब जमींदारी करने लगे थे, क्योंकि ये लाभ का विषय था। तो किसानों का विश्वास था? नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये तो सही है। लेकिन आगे देखते हैं, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेवारी थी। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। ये किसानों के दिलचस्पी का कोई बात ही नहीं है, दिलचस्पी रहे ना रहे, वो तो अस्थाई बंदोबस्त में भी दिलचस्पी नहीं था, क्योंकि जो इसके कारण तो ये नहीं है। लेकिन जब सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसका मात्र एक उद्देश्य था क्या? ये सही होने के पीछे कारण है, विकल्पों में श्रेष्ठ यूपीएससी के क्वेश्चन है कि अंग्रेज का एकमात्र उद्देश्य था औपनिवेशिक हित की साधन, यानी आर्थिक संघर्ष, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण के लिए उन्हें ये पता था कि जमींदारों पर अधिकतम कर लगा करके हम अपनी वसूली करेंगे। जमींदार कैसे वसूली करता है, नहीं वसूली करता, इससे उसका कोई मतलब नहीं था। इसीलिए कहा गया था कि जमींदार देखने में तो स्वतंत्र लग रहा है, काफी शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन एक सनसेट ला था जिसमें था कि एक निश्चित समय तक यदि जमींदार अपनी भू राजस्व की राशि, प्राप्त भू राजस्व की राशि कंपनी को या अंग्रेज सत्ता को नहीं दे देता, तो उसकी भी जमींदारी समाप्त होने का आधार था, हो सकता था। तो ठीक है, तो इसलिए उन्हें वसूलने के लिए सिर्फ लगे हुए थे। तो विकल्पों में ये सही है। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में ज्यादा पूछता है, लेकिन अभी बिहार भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी बार मन इधर उधर करता है तो वो पूछ सकता है। तो इस तरह के बुक के लिए या तो बुक पढ़िए, या जो मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तीसरा इसका विकल्प है कि मैं पुस्तक सीरीज भी लाऊंगा, तो उसको आप लोग वीडियो में जरूर देखिए। बार बार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये चैनल शिक्षा में क्रांति लाएगी, ये बात आप सब विश्वास कर लीजिए। आप लोग का सहयोग इसमें सिर्फ जरूरी है, ठीक है? आप लोग का रिजल्ट नियमित होगा, निश्चित होगा। निम्नलिखित में से अच्छा, अब तक था कि भू राजस्व के कई व्यवस्था था, जिसमें तीन महत्वपूर्ण थे। एक था ब्रिटिश राज्य से भू राजस्व वसूली के साधन थे। एक था कौन सा? अस्थाई बंदोबस्त, जिसका क्षेत्र बता दिए। प्रभावित क्षेत्र 19% है, ये भी बता दिए। किन किन क्षेत्रों में लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो पता ही है। इसके अलावा कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, गाजीपुर और वाराणसी। लेकिन इसी के जैसा दक्षिण में जहां कहा गया था, इसके पीछे भी कारण है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया है। थोड़ी 2 मिनट की हम लोग कहानी सुनते हैं। दक्षिण भारत में भी राजस्व वसूली के लिए, भू राजस्व वसूली के लिए साधन था। माना जा रहा था कि लंबे समय तक अस्थाई बंदोबस्त लागू रहने के कारण नियमित और निश्चित आय तो ब्रिटिश कंपनी को आ रहा था, लेकिन मुद्रास्फीति उसमें जुड़ नहीं रहा था। यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा था या जय या नए संभावना बन रहे थे, उन संभावनाओं को उसमें स्थान प्राप्त नहीं था। लेकिन दक्षिण भारत में क्या है कि इसको, हालांकि वो बहुत व्यवहारिक नहीं था, वो संशोधन करके अपना टैक्स बढ़ाते रहा, नए नए कानून लाते रहा, लेकिन वो सब मेंस की चीजें हैं, हम लोग मेंस में चर्चा करेंगे। आप लोग बस बीपीएससी पास करिए, हालांकि अब ऑप्शनल रहा नहीं, तो आप यूपीपीसीएस में देख सकते हैं, जीएस के पैटर्न पे। यूपीएससी के में देखेंगे हम लोग, उसके भाई क्लास चलाएंगे ही। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू रहता है,
लेकिन दक्षिण भारत में स्थिति बदल जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में भूस्वामी वर्ग का अनुपस्थिति रहता है। पहला तो था कि मुद्रास्फीति जुड़े, यानी समय समय पर उसका संशोधन करें, और टैक्स संशोधन का आधार सिर्फ था टैक्स के बढ़ावा करना। दूसरा कि ये दिखाना कि हम लोगों ने मध्यस्थ वर्ग का जो उदय अस्थाई बंदोबस्त में हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति करके एकदम रैयतों के साथ स्पष्ट भूमिका हो। पीछे अस्थाई बंदोबस्त में क्वेश्चन ये भी पूछने का प्रवृत्ति रहा है कि इसमें मध्यस्थ वर्ग का उदय जमींदारी वर्ग के रूप में हुआ, या ये जमींदारों को मालिकाना हक हुआ, तो पीटी में मान लेना चाहिए मालिकाना हक जमींदारों के पास आ गया था। मेंस में उसकी कहानी अलग होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां आलोचनात्मक व्याख्या करना होता है। अब यहाँ देखते हैं हमारे जो टीम है उसमें सारे लोग को हम लोग बहुत लंबा चौड़ा बोलने से बचना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो टीम है उसके पास मेंस का बहुत व्यापक अनुभव है। आप लोग जुड़े रहिए, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और यदि कहीं गलत लगे, कुछ सुधार रहे, तो आप कमेंट में जरूर बता दें कि सर ऐसे भी कुछ चीजें आपकी अपेक्षा है, तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर भी खरा उतरने का प्रयास करूंगा यदि अनुकूल रहेगा तो, ठीक है ना। ठीक है। तब कहा गया कि दक्षिण में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाता है। उसके पीछे का एक पक्ष कहा गया है साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा कि उसका कारण था रैयतों के साथ मानवीय व्यवहार, यानी रैयत को मालिकाना हक दे दिए गए, जो पूर्व की गलती हुई वो। लेकिन वास्तविक हित में, वास्तविक अर्थ में है औपनिवेशिक कारण रहता है। कारण कि अधिकतम लाभ लेना था। यहाँ जो लाभ का जो बीच में बंटाधार कहाँ चला जा रहा था, जमींदारों के पास, वो लाभ डायरेक्ट ले रहे थे, है ना, पहला कारण। दूसरा ये भी था कि अंग्रेजों की मजबूरी भी थी। दक्षिण भारत में जमींदारी वर्ग था ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे किससे, सीधी सी बात है। इसलिए रैयतों के साथ करना उनकी मजबूरी थी। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, अब अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम लोग तो सिट अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं रैयत बाड़ी। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया और किससे संबंध था? तो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस रो। ये तो आपको जानते ही हैं, अस्थाई बंदोबस्त से, परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। 1793। फैक्ट भी याद रखना है, दरोगा बाबू, डीएसपी बाबू सब में फैक्ट भी पूछेगा। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, मद्रास में रैयत बाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित था। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। हेक्टर मुनरो जो है मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंध रहा है, ठीक है। हम लोग लेकिन इसके पहले देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसको माना गया है। रैयतवाड़ी जन्मदाता कौन है? तो ये क्या है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। दूसरा कौन है? कैप्टन, ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। सर्वप्रथम जो है पूछेगा कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लाया गया था, तो 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के 12 महल, ये पूछ चुका है कई बार, 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था, ठीक है। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया है, किसके द्वारा? कैप्टन रीड के द्वारा। मुनरो के द्वारा 1820 में मद्रास में लागू किया जाता है, और 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया जाता है। 1825 में कहा? बम्बई में। 1820 में मद्रास, 1825 में मुंबई।
ठीक है, इतना फैक्ट हम लोग को कम से कम जानना चाहिए। इसमें था कि रैयतों के साथ प्रत्यक्ष किया गया था। आगे कौन कुछ विशेषता के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। रैयतों के साथ, रैयत मतलब किसान है, कुछ और नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ना समझे इस सर एक नया शब्द ले आए, रैयत रैयत। रैयत क्या है? रैयत मतलब किसान जो खेती कर रहा है, जो भूमि से डायरेक्ट संबंधित है ना। तो आते हैं रैयतों को से सीधे संबंध, यानी सीधे भू राजस्व की वसूली। ठीक है, सरकार और रैयत के बीच में बिचौलिया बिल्कुल समाप्त हो गया जब सीधे संबंध हो गया तो। ठीक है ना। इसके अलावा था कि इसका मतलब ये नहीं था कि सीधा संबंध था तब महर्षि था कुछ। यदि लगान समय पर नहीं देते थे तो भूमि क्या कर लिया जाता, जब्त भी कर लेने की प्रावधान था। तो ये बात ध्यान रखना है। भूमि जब्त आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए हम लोग शब्द देते जा रहे हैं। तीसरा कारण है समीक्षा करना है हर 30 साल बाद। 30 साल बाद, 30 वर्ष बाद भू राजस्व की दर का समीक्षा। दर की समीक्षा, समीक्षा में सामान्यतः दर जो है बढ़ा ही दिया जाता था, कभी घटाया नहीं गया है। ठीक है, ये नहीं कि घटा दिया गया है, नहीं, सिर्फ बढ़ता ही था। क्योंकि शोषण ही करना था, आर्थिक शोषण ही उद्देश्य था। भारत के जो अनौद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण आता है, या भारत में जो वाणिज्यिक कृषिकरण होता है, कृषि का वाणिज्यिकरण होता है, इसका कारण कुछ और नहीं था। भारत में अर्थव्यवस्था के विकास नहीं था, बल्कि भारत में औपनिवेशिक नीति या ब्रिटेन के कंपनियों के पोषण था। ठीक है, उप लगान जो था 50% से लेकर के 30% तक था। जो उपजाऊ रहता होगा, सीधी सी बात है, वहां ज्यादा, जो जो बंजर टाइप के भूमि होता था वहां कम, लेकिन लेता था। इन लोग तो घास से भी टैक्स ले लेता था। जिस भूमि पर सिर्फ घास उत्पादन होने का क्षमता था, वहां भी टैक्स लेने की प्रवृत्ति अंग्रेजों का रहा है। इस तरह का शोषणकारी नीति रहा था। ठीक ना। पता नहीं आगे हम लिखा ध्यान दिलाए हैं कि नहीं, कि ये कौन कौन से क्षेत्र में लागू था। तो हम फिर से लिख लेते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू था। पता नहीं, निकल गया दिमाग से लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र किस किस क्षेत्र में लागू था, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो 12 महल में आया ही था। तो मद्रास, देखिए, मुंबई, ये वहीं से चर्चा हो रहा है। 25 में 1820 में मुनरो के द्वारा, है ना। और कैप्टन रीड के द्वारा बनारस में, ये मद्रास में, बम्बई में। ठीक है, तमिलनाडु में, उसका बाद है पूर्वी बंगाल, आसाम और कुर्ग। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि देखते हैं कि तमिलनाडु के 12 महल में शुरू होता ही है, ये फिर मद्रास में रहता ही है, बम्बई में होता ही है 1825 में, 1820 में, 1892, 92, 1792 में लागू होता है। इसके अलावा जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बाद जो एकदम पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी बंगाल जो आज के वर्तमान के बांग्लादेश है, या फिर आसाम है, इन सब क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होता है, जहां जमींदार वर्ग अनुपस्थित है। ठीक है ना। कहा जाता है इसका उद्देश्य भी क्या था। इसका सीधा सा मतलब था कि भू राजस्व की नियमित वसूली हो और रैयतों की स्थिति में सुधार हो। लेकिन रैयत की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि नियमित आय बढ़ा, उसका लगातार शोषणकारी प्रवृत्ति बढ़ते रहा। तो ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। फिर है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था, अभी रैयत चल रहा हम ना, है ना, रैयत बाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, माने ठिका देता था, ये चलो ठीक है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तीनों सही है।
तब तो 50% से 30% का दर था यदि ये करता था तब, इसका कारण था शोषण ही और कुछ नहीं था। ठीक है। और पट्टा मंडा ठीका, तो ये भी था। तो 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन संख्या 3। ये सब आईएएस में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तो मुझे मेरा ध्यान बस इतना है कि मान लिया जाए बीपीएससी यूपीएससी का फुल पैटर्न आ जाए यूपीएससी वाला, तो आप लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो इसीलिए हम लोग विवरणात्मक अध्ययन कर रहे हैं, अपनी समझ को यहाँ रख रहे हैं। अब नीचे दिए गए कथनों पर चर्चा करें कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की। इसको हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा एक महालवाड़ी व्यवस्था है, उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 3 पढ़े, अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा पढ़ेंगे महालवाड़ी। ठीक है। प्रथम में जमींदारों के साथ किया गया भू राजस्व का, दूसरा में रैयतों के साथ प्रत्यक्ष संबंध में स्थापित किया गया, तीसरा जो है महालों के साथ या एक गांव के साथ भू राजस्व के आधार तय किए गए। ठीक है, तीनों का फैक्ट ध्यान में है। अब चलते हैं, पहला सही है। दूसरा कहता है कि कथन और कारण, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। बिल्कुल बन गए। एक तो जमींदारी वर्ग ही है, परजीवी नया परजीवी आ गया था मध्यस्थ वर्ग। तो जिसमें जिस बार महालों के साथ किया गया तो महाल के मुखिया प्रमुख बल के रूप वर्ग के रूप में उदय होता है। तो इस तरह से इसका व्याख्या। इस तरह के क्वेश्चन जो है अब तो कम पूछता है, पहले पूछने का प्रवृत्ति ज्यादा रहा था, अभी कई बदले हैं। तो ये ध्यान रखना कि कारण मतलब जो पहला जो घटना घटा है या घटी है, उसका आधार कौन तैयार किया, किस कारण से किस परिस्थिति बस ये घटना हुआ, तो वो ही होता है उसका कारण। तो ये बनाने वक्त ध्यान रहता है। अब इसे हम ट्रिक वाले चीज नहीं बताएंगे कि सामान्यतः ए ही होता है, लेकिन जरूर देखने का एक बार प्रयास करिएगा। ए ही होता है इस चक्कर में नहीं रहिएगा, लेकिन अपने विवेक से ही इस तरह के क्वेश्चन का सोल्व करिएगा। ठीक है ना। मैं बहुत ट्रिकी नहीं हूँ, बहुत सामान्य ट्रिक ही बताऊंगा, लेकिन आप प्रयास रहेगा कि आपको तर्क से समझा दूं ताकि आप खुद विश्लेषण करके और चौका छक्का मारते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? ये सब फैक्चुअल है। 1839 ईस्वी में होता है। चाय कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक कंपनी यही है। भारत की सबसे पुरानी चाय कंपनी अभी भी वर्तमान में चालू है, ये बंद नहीं हो गया है। ये 1839 में, ये कौन यूपी आर ओ पूछता, आर ओ का पूछने का इस तरह का रहा है प्रवृत्ति, तो उसको याद करना पड़ेगा, बुक्स में भी मिलते हैं। क्योंकि कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए जो इसी चैप्टर का एक पार्ट है, ये आवश्यक हो जाता है, वहाँ ये फैक्ट मिलते रहता है। ठीक है। चाय बागान, नील की खेती, बिहार वाले नील की खेती से बहुत जानते होंगे, ये बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहा है, प्री में भी मेंस में भी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं, इसमें कुछ तो आप लोग जरूर मिला देंगे। एक तो है कि जजमानी प्रथा कहाँ चलता है? उत्तर भारत में, बिहार यूपी में चलता है। ठीक है। जजमानी प्रथा कुछ नहीं था, जब नगदी अर्थव्यवस्था नहीं था, तो सहयोग के लिए किया जाने वाला कार्य, जैसे बाद में चल के इसका और भी का ये हो गया, सामाजिक अपयस्ता से भी कई बार जुड़ा गया या, लेकिन ये सहयोग के दृष्टिकोण से चलने वाला था कि जो किसान वर्ग हैं, जो खेतीहर मजदूर खेतीहर हैं, वो जब खेती करते हैं तो कुछ खास चीज के लिए, जैसे कुछ माली के लिए दिया जाता था, कुछ सामाजिक व्यवस्था के तहत कपड़ा धोने वालों को दिया जाता था। तो वो तो अपने कार्यों में या फिर कोई हस्तशिल्प में लगे हुए, और उन्हें जरूरत उनके शिल्प का है, तो उसके बदले में राशि एक मुश्त संपत्ति को, ये कृषि उत्पादन के रूप में दे दिया जाता था। तो इसे जजमानी। तो एक का एक तो सब जानते हैं। अब देखिए, एक का एक तो सब में है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बाराबलूत जो है महाराष्ट्र का है, ये याद करिए। दूसरा है मिरासी, जो है ये तमिलनाडु का है। मिरासी कहाँ का है? तमिलनाडु। और एक अगड़े, अगड़े कर्नाटक का है। अब मिला लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा भैया। ए का एक, 2 का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3 यानी डी, सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन डी है। इसे आप लोग ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, डी आंसर है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत
व्यय होता है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर विवादित क्वेश्चन में आ जाते हैं, लेकिन कई सोर्सों को विशद विश्लेषण करते हैं तो निष्कर्ष ऑलमोस्ट 40% पे आके रुकता है। तो ये चूंकि यूपी पीसीएस ने खुद 40% मान लिया है, तो हम लोगों ने आंसर वही मान के चलते हैं। ठीक है, कई पुस्तक में 40% की चर्चा भी है ना। चलते हैं नेक्स्ट को प्रश्न की ओर। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, भू राजस्व की माहलवाड़ी व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं आगे है क्वेश्चन या नहीं है, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो भू राजस्व की 3 पद्धति है, हम लोग देखते हैं ज्ञान से। एक कौन सा है, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा है रैयतवाड़ी। और तीसरा महालवाड़ी। ठीक है, तीसरा जो है महालवाड़ी। हम देखते हैं स्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस 1793, लॉर्ड कार्नवालिस के समय। इसमें कौन था, हेक्टर मुनरो, कैप्टन रीड। चीजें बोल दिया, बस फैक्चुअल फैक्चुअल आप लोग ध्यान रखिएगा। कैप्टन रीड। यहाँ महालवाड़ी में कौन था, हॉल्ट मैकेंजी। कौन है, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, तीन हम लोगों ने देख लिया। महालवाड़ी व्यवस्था को मार्टिन वर्ड व्यवस्था भी कहते हैं, मार्टिन वर्ड। ये किसके साथ किया गया, जमींदारों के साथ। ये किसके साथ किया गया, रैयतों के साथ, रैयत माने किसानों के साथ, प्रत्यक्ष संबंध पर। ये किसके क्या है, गांव के मुखिया है महाल। महाल मतलब समूह का प्रमुख, महाल के माध्यम से, है ना। तीनों में है। ये कितना क्षेत्र कवर करता था, ब्रिटिश भारत की भूमिका, ब्रिटिश, कलर चेंज कर देता हूं, ब्रिटिश भारत के भूमिका, ब्रिटिश, ब्रिटिश भारत के भूमिका, भूमिका 19% क्षेत्र में ये लागू था। ये लगभग 51% में लागू था। और ये लगभग कितना बच गया, 30%। तो यदि कल प्रश्न पूछे कि भू राजस्व व्यवस्था में सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र का रहा, किस व्यवस्था के नीति का रहा, तो आप लोग किसका चर्चा करेंगे, वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके कुछ और फैक्ट है। क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र के बारे में देखते हैं, किन किन क्षेत्रों में लागू है। तो ये दोनों तो हम लोग बता चुके हैं। ये है आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बनारस, गाजीपुर, दोबारा से लिख दे रहे हो, बनारस, गाजीपुर और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र।
जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र कौन कौन सा रहा है? वो है पहले तो बारामहल में तमिलनाडु में, इसके अलावा मद्रास, बम्बई, आस पूर्वी भारत, पूर्वी बंगाल, उसके बाद आसाम। आसाम असम को ही बोलते हैं, कुर्ग का क्षेत्र। जबकि जब हम देखते हैं महालवाड़ी क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रांत, उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत, उसका उत्तरी भारत या संयुक्त प्रांत बोलते हैं, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, राइटिंग प्रॉब्लम है, आगरा, अवध और पंजाब के कुछ क्षेत्र। आगरा, अवध प्लस पंजाब का कुछ क्षेत्र। ठीक है ना? इस तरह के अपना कुछ कुछ जो फैक्चुअल्स है ये देखते हैं। बताया जाता है कि इन लोग के तो सफलता रहा, लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, क्योंकि इसका भू राजस्व का जो आधार था, उसका आधार क्या था? अनुमान विधि पे। और जहां अनुमान विधि पे था, एक निश्चित परिभाषा के तहत नहीं आता था, तो वहां कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना पेट भरने में लग गए, यानी भ्रष्टाचार के गले पड़ गए। ठीक है ना? तो पूछ दे मान लिया जाए कि अनुमान विधि पर आधारित कौन था, तो महालवाड़ी व्यवस्था। मार्टिन बर्न व्यवस्था इसलिए कहते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था 1933 के 1933 के में एक एक्ट आया था, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वायसराय रहते हैं, और रेगुलेटिंग 7 से। लेकिन इसमें बाद में चल के कुछ संशोधन हुआ था। उस संशोधन के बाद इसमें जुड़ने वाले दो लोग थे, उसमें नाम था मार्टिन बर्ड और दूसरा का नाम था जेम्स टॉमसन। कहाँ लिखे? मार्टिन बर्ड और मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन। ठीक है ना? टॉमसन म है। तो इसके आधार पे ये होता। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। इतना ज्यादा फैक्ट पूछेगा नहीं, और जितना समझाना था वो यूपीएससी में समझा देगा, उससे ज्यादा यूपीएससी में भी पूछेगा नहीं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? इससे ज्यादा ना रेलवे में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, ना बीपीएससी में पूछना है, ना यूपीएससी पीसीएस में पूछना है, कम चांस है पूछने का। ठीक है? अब आते हैं ट्रेन थ्योरी। इसके बारे में भी हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ट्रेन के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आएंगे। ठीक है ना? ड्रेन है अफवाह सिद्धांत। अफवाह सिद्धांत कुछ और नहीं है, ये हाँ, भारतीय धन के बहिर्गमन पर, भारतीय जो धन है, संपत्ति है, उसका बहिर्गमन के सिद्धांत देते हैं सबसे पहले। कौन देते हैं? दादा भाई नौरोजी। ये अपनी पुस्तक 1867 में एक पत्रिका है उसको में देते हैं, जिसको इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया की संज्ञा दी गई है। शायद प्रश्न रहे भी, देख लेता हूं। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत की चर्चा की गई है। इसको कैसे बताएं? धन धन के बहिर्गमन के मतलब संदर्भ इतना था कि भारत से जो धन संपत्ति जा रहा है, उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक? यानी जो धन भारत से बाहर जा रहा है, वो धन का विकास में भारत में
कोई योगदान नहीं दे रहा, बल्कि वो विकास कहाँ का कर रहा है, तो इंग्लैंड का कर रहा है। होम चार्जेज इसका ही एक पार्ट था। धन के बहिर्गमन के कौन से साधन है, तो होम चार्जेज, जो पहला प्रश्न में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत को सबसे पहले जानते हैं कि कब दिया गया था, तो 2 मई 1867 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुस्तक या उनका जो जिसमें पत्रिका में छपा था उसको इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया कहते हैं। डेप्ट इंडिया, ठीक है। क्या था कि 1867 में लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक होता है, उसी में अपना पेपर को इस बात के लॉन्च करते हैं। दादा भाई नौरोजी इसके अलावा भी कई पुस्तक के बाद बीच बीच में रचना करते रहे हैं, और ये परीक्षा में पूछते रहा है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करेंगे, आगे लिख देंगे। अभी पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत के सही परिभाषा नीचे में किस कथन में आती है। देश के संसाधन का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही बात की हम लोग चर्चा किए, यही इसका राइट आंसर है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात तो करते थे, लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलते थे। जैसे आज वर्तमान संदर्भ में देखते हैं कि जब यहाँ के जनमानस टैक्स देती है तो उसके बदले सुविधा मिलता है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, इस तरह के कई चीजों का सुविधा मिलता है सरकार के द्वारा। तो उस समय इसके तरह की सुविधा नहीं मिलती थी, बल्कि आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण ही होता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपति को भारत में निवेश का अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता है, यह देश के प्रतिदिन आधिकारिक है। मेन कारण इसका बी है, बी आंसर इसका एग्जैक्ट है। तो इसको चीजों को ध्यान रखना, आंसर को करीब करीब लगभग चल जाता है, ठीक है ना। देखिए, अभी ये क्वेश्चन पूछे थे कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था प्रारंभ में। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ये वही चर्चा दोनों को मिला के, और दोनों सही व्याख्या भी कर देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन से भारत में उपनिवेश काल में आर्थिक आलोचक था। एक दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, उसका नाम था रमेश चंद्र दत्त। तो इसमें तीनों सही आंसर है, ठीक है। अब इससे पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। वो किस पर चर्चा करना है कि धन का बहिर्गमन, धन का, धन का बहिर्गमन किसे कहते हैं, ध्यान ही रहा है। मतलब यहाँ से जा रहा है, संपत्ति का निर्यात हो रहा है, लेकिन उसका लाभ जो है भारतीय जनमानस को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो धन का निर्गमन सिद्धांत कब दिया, 1867 में। किसमें दिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक हो रहा था, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में अपनी पत्रिका इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया में प्रदान किया है, ठीक है ना। इसके अलावा भी दादा भाई नौरोजी बाद में कई पुस्तक, अपने पत्रिका पुस्तक के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत के चर्चा किया है, और ये परीक्षा प्रयोगी है, तो उसे हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो पूछ दिया इंग्लैंड डेप टू इंडिया कब लिखा, 1867 में। कौन लिखे, तो दादा भाई नौरोजी। दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी 1867 का ही है। तीसरी पुस्तक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया,
द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये 1870 की पुस्तक है। ठीक है। फिर लिखा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये जस्ट 1871 की रचना है। तो ये पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से भारत के धन का बहिर्गमन सिद्धांत को समझाने का दादा भाई नौरोजी प्रयास किए हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, यानी इविल ऑफ इविल। दैत्यों से भी दैत्यों का दैत कहा है, अनिष्टों का अनिष्ट। ये पुस्तक नहीं है, बल्कि धन के बहिर्गमन को संज्ञा दी है दादा भाई नौरोजी। कुछ फैक्ट है जिसे हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछते रहा है तो हम लोग याद कर लेते हैं। अपना चर्चा ही है कि परीक्षा के कोई भी प्रश्न छूटे ना, ऐसा संकल्प लेके हम सब चले ही हैं। तो ये एक फैक्ट। फिर आगे चलते हैं। सॉरी, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। नरौजी के अतिरिक्त कौन कौन है? रमेश चंद्र दत्त। नरौजी के अलावा धन के बहिर्गमन सिद्धांत को अपने पुस्तक में स्थान दिया, इसको परिभाषित किया है तो रमेश चंद्र दत्त। जो भी पूछा, आरसी दत्त इन्हीं का नाम है। इनकी पुस्तक का रचना है, उसका नाम है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी रचना 1901 में। इतने जरूरत नहीं है, बस हम लिखवा दे रहा हूँ चूंकि आपको ध्यान में यदि आ जाए। सुनते सुनते कई बार होता है कि आदमी ब्लूटूथ में लगा के भी घूमते रहते हैं, तो उसमें सीखने समझने की क्षमता बढ़ेगा। ठीक है ना। इनके तहत माना जाता था कि 50% हिस्सा जो है लगभग बाहर चला जाता था, ऐसा रमेश चंद्र दत्त बोलते हैं। इनको रमेश चंद्र दत्त जो है धन के बहिर्गमन को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक खतरनाक मानते हैं। क्या मानते हैं? कि नादिर शाह के जो आक्रमण हुआ था, उसके दुष्परिणाम से भी ज्यादा दुष्परिणाम किसको मानते हैं? धन के बहिर्गमन के। क्योंकि नादिर शाह के आक्रमण एक बार होता है, लेकिन धन का बहिर्गमन जो है नियमित स्तर पे, यानी अनवरत होने वाली प्रक्रिया है, लगातार होने वाली घटना है। क्योंकि प्रत्येक साल होता है, प्रत्येक महीना होता है खर्च होम चार्जेस के नाम से, है ना। तो अच्छा, वो लगता है चिपक गया था। कहा जाता है। फिर इसके बारे में जानते हैं, धन के निर्गमन के बारे में, कि सबसे पहले धन के निर्गमन सिद्धांत को 1896 ईस्वी में, जब कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का होता है, तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, उसमें इस धन के बहिर्गमन सिद्धांत को मान्यता दिया जाता है। और उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। 1896 में और किससे संबंधित है? वंदे मातरम से, है ना। तो यहाँ इसको धन के बहिर्गमन सिद्धांत को मान्यता मिलता है। फिर 1901 ईस्वी में जब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण कर रहे थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने धर्म के बहिर्गमन या निर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1901 के बजट में। क्वेश्चन ये भी पूछा है, ठीक है ना। धन के बहिर्गमन सिद्धांत के प्रति इस सिद्धांत को मान्यता नहीं देते थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां धन के बहिर्गमन सिद्धांत को कहते थे कि ये ऐसी कोई घटना नहीं है, ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खां मान्यता नहीं देते हैं।
मान्यता नहीं देते हैं। इसको 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में मान्यता दिया गया। ये सब फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं, सफलता होगा यहीं से। 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में, अधिवेशन में धन बहिर्गमन सिद्धांत को मान्यता। आप लोग जाकर के इतिहास के पूर्वावलोकन जरूर बनाइएगा, इसको देखने के बाद तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। सर सैयद अहमद खान मान्यता नहीं देते हैं, ये देते हैं। फिर 1901 में जब बजट होता है, बजट भाषण में गोपाल कृष्ण गोखले, उस बजट भाषण का क्या नाम है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इंपीरियल लेजिस्लेटिव, लेटिव के बजट सत्र में गोपाल कृष्ण गोखले धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। पे- ठीक है, यहाँ तक अपना कोई भी दिक्कत नहीं रह गया होगा, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम लोग और भी एक चीज चर्चा कर लें। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ, ये अभी चर्चा किए ही हम लोग, कौन नहीं करते थे? सर सैयद अहमद खान। एक क्वेश्चन और छूट गया है, तो आप ये आ गया गलती से, आप लोग देख लीजिएगा कि आर्थिक आलोचक था, कौन कौन थे? ये तीनों तो थे ही, इसके अलावा कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी, आरसी दत्त, इसके अलावा कौन कौन थे? तो ये भी हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है ना। जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले बजट प्रस्तुत कर रहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में तो थे ही, तो फिर भी गोपाल कृष्ण गोखले। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है संस्थापक संपादक रहे हिंदू के, हिंदू के, हिंदू समाचार पत्र अभी भी आता है, समझ रहे हैं ना। तब धन के बहिर्गमन के कौन कौन दिए? दादा जी सुब्रमण्यम स्वामी, आरसी दत्त, जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त आगे बोल ही दिए हैं, इसके अलावा आरसी दत्त। तो मुख्य रूप से जो रहे, मुख्य रूप से रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, ठीक है ना। कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और रमेश चंद्र दत्त, यही रमेश चंद्र दत्त ही हैं, सॉरी रमेश चंद्र दत्त हैं। इसके अलावा जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुब्रमण्यम अय्यर। सब क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बता ही दिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? पहली बार चर्चा जब करते हैं धन के बहिर्गमन के, तो इंग्लैंड डेप टू इंडिया पत्रिका है, जो 1867 की रचना है। लेकिन
ये पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन कब होता है? तो 1901 में। इसलिए हम लोग ईस्वी को भी ध्यान रखे हैं। हम लोग का प्रयास ही है कि जिस पैटर्न पे यूपीएससी ने, बीपीएससी ने या किसी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ दिया, उस पैटर्न को फुलफिल करने का अपना प्रयास रहता है। फिर है अनुदौगिकीकरण के संदर्भ में कथन करें। यह प्रक्रिया 1813 से प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति के इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। बिल्कुल सही दोनों है, दोनों सही होगा। इसको समझते हैं। अनऔद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण 1800 से 1850 के घटना ज्यादा होता है। इसमें क्या है कि जब इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की के दौर से गुजर रहा था, जब इंग्लैंड का उद्योग विकास कर रहा था, तब भारत की स्थिति क्या हो रही थी? एक औपनिवेशिक सत्ता के रूप में अपने आप को कर रहे थे, और इंग्लैंड के कंपनी के कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में कर रहा था। यही कारण है, भारतीय किसान कर रहे थे। यही कारण है कि भारत में उद्योग का क्षरण होता है। वहां जब हस्तकरघा का आधार कौन ले लेता है? बड़ी बड़ी कंपनियां लेती है। लेकिन भारत में ये स्थिति नहीं आता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रेलवे के भी जब विकास होता है, तो उससे संबंधित जो कल पुर्जे हैं या पार्ट का निर्माण भी भारत में नहीं होता है, ताकि यहाँ के तकनीक शेयर ना हो, यहाँ निवेश उस तरह का। यहाँ के तो निवेशक किस में निवेश कर रहे हैं? जमींदारी प्रथा में। तो स्वाभाविक ही है कि उद्योग जो है विऔद्योगिकरण की ओर जा रहा था। इसमें 1813 की क्रांति में क्या होता है? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त हो जाता है, सिवाय चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के। तो ये जो है व्यापारिक एकाधिकारी समाप्त हो ही जाता है। इसी बात का जैसे ही समाप्त होता है, तो और भी वहां की जितनी भी कंपनियां हैं, वो सबको लाभ पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में इसको विशेष सुविधा देने की जरूरत थी, तो वहां और भी शोषणकारी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति विनाशकारी है? बहुत बढ़िया। विचार क्या था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति ही जो है वो विनाशकारी है। तो ये कार्ल मार्क्स बोला था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जहां भी रेलवे और का विकास होता है, वहां का यदि क्या है, रेलवे का जहां भी विकास हो और वहां कोयला हो, लोहा हो, तो वहां जब ये सब व्यवस्थित हो, तो वहां क्या होना चाहिए कि वहां स्वतः औद्योगिकरण का विकास होता है। लेकिन भारत में जो विकास होता है आर्थिक नीति, वो शोषणकारी था, विनाशकारी था। क्योंकि भारत की आर्थिक विकास किसके तर्ज पर हो रहा है? इंग्लैंड के क्षतिपूर्ति के लिए, इंग्लैंड के उद्योगों के फुलित करने के लिए, है ना? तो इसलिए यहाँ कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहना था कि अंग्रेज घुसपैठिया था। अंग्रेज के बारे में क्या कहता है? घुसपैठी है। पहले इंग्लैंड में सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया गया। पहले तो था कि तरह तरह के टैक्स, 15% तक टैक्स लगा दिया गया था। यूरोप में महिलाओं को भारतीय वस्त्र पहनना मना कर दिया गया था। इस तरह से एक तो क्षरण किया कि भारतीय सूती वस्त्रों का या वस्त्रों का निर्यात ही रोक दिया गया। और दूसरी बात, जब वहां निर्यात होने लगा, सूती माल की मांग बढ़ने लगी, तो वहां भारत में जब सूती मांग की मांग, तो वहां से जो विनिर्मित उत्पाद था वो भारत में लाके भर दिया गया था। इसलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि भारत में आर्थिक नीति जो है, ब्रिटिश आर्थिक नीति, वो विनाशकारी है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का गुरदूत, ये याद कर लीजिए। ये एक इंजीनियर थे। सिंचाई व्यवस्था को उल्लेखनीय कार्य किया। ये इंजीनियर थे, ब्रिटिश ब्रिटिश था, ब्रिटिश सिंचाई एग्रीकल्चर एक इरिगेशन इंजीनियर थे, सिंचाई अभियंता। इंजीनियर को बोलते हैं अभियंता। और दक्षिण में बहुत काम किए थे, इसलिए इनको दक्षिण भारत का अग्रदूत कहा गया है। भारत के इतिहास के संदर्भ में ये सुमेलित करिए कि कौन सा है। इतिहास के संदर्भ, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन को याद करिए और इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। फिर आर्थिक तौर पे आर्थिक तौर पे
19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। आर्थिक तौर पे आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। तो क्या था भाई? कि भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात में वृद्धि? बिल्कुल नहीं, गिरावट ही हुआ। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि? बिल्कुल गलत, स्वामित्व उसका था। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण? ये सही है, यानी आंसर सी होगा। ठीक है। अब कहता है कि कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब क्या है? भारत में एग्रीकल्चर का वाणिज्यीकरण तो होता है, लेकिन उसका आधार क्या है? ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए भारत में वाणिज्यिक कृषि किया गया, जिसमें चाय की खेती, बिहार में नील की खेती, है ना, जूट पटसन की खेती, और इन सब से जो कच्चे माल प्राप्त होते थे वो कहाँ जाता था? ब्रिटेन में। यहाँ एक और पहली बात है कि इन लोग वाणिज्यिक कृषि एक तो दबाव से करते थे, दूसरा इन लोग का जो भू राजस्व नीति इस तरीके से लिया गया था, वहां नकदी भू राजस्व लेने की परंपरा रहा था। तो उस नकद लेने में क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि को बल दिया ताकि नगद ले और भूमि अपना सुरक्षित रहे। सॉरी, रुकिएगा, 1 मिनट, आता हूँ। सॉरी। तो कृषि का वाणिज्यीकरण करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, कारण कि आप लोग को सोचे कि आप कमेंट कर देंगे, लेकिन मैं देखता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। ये कहता है कि ये सब याद करने वाला क्वेश्चन, इस पे ज्यादा समझाने वाला नहीं है। औरंग क्या है? औरंग एक प्रकार के गोदाम है, ठीक है। बनियान क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सही है। मीरा सिदार राज्य में नावित राजस्व दाता है, ये भी सही है। तो इसमें एक नंबर गलत है, तो इसका आंसर कौन होगा? 2 और 3। आप लोग आंसर भी इसका लिख लीजिए, लेकिन तब तक अंतिम होने के बाद, ठीक है ना। आज के क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सबको धन्यवाद। अब अगले क्लास में कल के दिन में मिलते हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को जुड़े अपने दोस्तों के बीच अपने इस यूट्यूब का जो वीडियो है इसको शेयर करिए। आप खुद भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अन्य दोस्त को आप अपने क्यूआर कोड भी अपने दोस्तों के बीच भेज सकते हैं, जिसमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए है। आपको यदि इससे संबंधित पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और किसी अन्य आवश्यकता के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे हमारे एक टीचर हैं शिव सर, वो करेंट, बिहार स्पेशल और इकोनॉमी सर्वे से संबंधित बीपीएससी के पूर्व सारे योजना सारे को जो टॉपिक है उसको यूट्यूब चैनल पे देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, और आप सबके सफल भविष्य का हमारी टीम कामना करती है। धन्यवाद।